जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल जय काव्य एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पिछले की वीडियो में हमने विराम चिन्ह, वर्णमाला, संधि और समास आपको बिल्कुल ट्रिक बेस पे बताया है। तो 2-3 दिन बाद ही यूपी ट्रिपल एस सी पेड का एग्जाम है, जिसका डेट निर्धारित है 15 और 16 तारीख को। तो उसमें सारी चीजें आपको पूछेगा। आइए कम समय रहते हुए हम आपको आज अलंकार बिल्कुल ट्रिक बेस पे बताएंगे कि अलंकार को कैसे पकड़ते हैं। जैसे कोई भी दोहा या चौपाई दे दे तो पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो उस प्रकार से हम आपको बताते हैं। तो आइए अलंकार प्रारंभ करते हैं। तो अलंकार अलंकार किसे कहते हैं? तो अलंकार सर जी दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार। अलम का मतलब होता है शोभा और सजावट, कार का मतलब होता है करने वाला या बनाने वाला। जिस प्रकार हम अपनी निजी जिंदगी में किसी भी अपने को सुंदरता दिखने के लिए बहुत सी चीजों का यूज करते हैं, उसी तरह ग्रामर में या हिंदी व्याकरण में क्या होता है सर जी कि शब्दों की शोभा या किसी सेंटेंस या वाक्य की शोभा को बढ़ाने वाले को अलंकार कहा जाता है। जैसे इसका एक लाइन का परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है सर जी। अलंकार का मतलब होता है कि काव्य की शोभा को या उसको सजाया जाए या उसकी शोभा बढ़ाई जाए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कई शब्दों के साथ मिलकर एक ही शब्द रहेगा, उसकी सुंदरता को वो बढ़ा देगा या प्रदर्शित कर देगा नेचुरल तरीके से, या जिस प्रकार से कवियों द्वारा वो उल्लेखित किया गया है। तो अलंकार होते कितने प्रकार के हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, और उस 2 प्रकार में कई प्रकार आते हैं सर जी। तो एक होता है पहला अर्था अलंकार, और दूसरा होता है सर जी शब्दालंकार। अर्था अलंकार का मतलब परिभाषा क्या होती है इसका कि बस आप ये देखेंगे कि अर्थ के आधार पर, और शब्दालंकार का मतलब क्या होता है सर जी कि शब्द के आधार पर, शब्द के आधार पे। अर्थ के आधार पे मतलब होता है कि कोई वाक्य है, उसको हम पढ़ेंगे, जब उसका अर्थ निकालेंगे तो उसमें क्या सुंदरता प्रदर्शित हो रही है, उसके हिसाब से हम अलंकार को चूज करेंगे। और शब्दालंकार में क्या होता है कि वाक्य के अंदर जो शब्द है वही शोभा जो बढ़ाते हैं, वही सुंदरता देखने को मिल जाती है, तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। तो अर्थालंकार में आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर अर्थालंकार में पहला नंबर सर जी, इसके भेद तो कई होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बता देते हैं बिल्कुल ट्रिक बेस पे। 5-6 इसके भेद तो कई हैं, लेकिन मोस्ट जो चीजें हैं वही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो चीजें आती हैं वही बता दिया जाए। तो पहला होता है सर जी इसका उपमा अलंकार। अर्थालंकार में पहला होता है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार किसे कहते हैं सर जी? तो जब पंक्ति में योजक चिन्ह यानी जिसे डैश बोला जाता है, योजक चिन्ह आए और उसके बाद सा सी से आए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। वहां पर उपमा अलंकार होता है। कह रहा है साथियों कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह यानी डैश आए और उसके बाद यानी डैश के बाद सा सी से आए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। एक चीज और यहाँ पे लिख लीजिएगा, सा सी के अलावा सरिस भी आए
तो वहां पे उपमा अलंकार होगा। एग्जाम्पल है इसका सर जी, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा आपको एग्जाम में और पूछेगा कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह लगा है और योजक चिन्ह के बाद सर जी सा लगा है, तो इसलिए ये हमारा एग्जाम्पल होगा उपमा अलंकार का। तो बस आपको योजक चिन्ह देखना है और योजक चिन्ह के बाद जो सा, सी, से या सरिस देखना है। अगर ये शब्द आते हैं तो आप उसको बेधड़क उपमा अलंकार चूज करिएगा। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है, तो यहाँ पे देखिए कमल के बाद सर जी आपका योजक चिन्ह लगा है और सा है, तो कर कमल सा कोमल है, इसमें आपका भी होगा उपमा अलंकार। तो ये हो गया आपका उपमा अलंकार। इसके आगे चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर पे आता है सर जी रूपक अलंकार। अर्थालंकार में दूसरा नंबर है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं और इसके हर एक का हम दो एग्जाम्पल आपको बताते चलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को बस एक बार देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा होता है सर जी आपका रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या कहता है कि जब केवल पंक्ति में या जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह आए लेकिन सा से सी न आए, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह आए लेकिन सा से सी न आए, वहां पर रूपक अलंकार होता है सर जी। योजक चिन्ह आएगा लेकिन सा सी से नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल है सर जी चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें देखिए आपका योजक चिन्ह लगा है लेकिन सा सी से उसके आगे नहीं है। यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है साथियों, लेकिन उसके आगे सा से सी नहीं है। सा से सी नहीं है, तो जहाँ पे योजक चिन्ह लगा हो और उसके बाद सा से सी न आए, तो वहां पे आपका होता है रूपक अलंकार। दूसरा एग्जाम्पल है इसका मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। चंद्र खिलौना ले हूं, तो यहाँ पे देखिए चंद्र खिलौना में आपका योजक चिन्ह लगा है, इसलिए सर होगा आपका रूपक अलंकार। तो आपके 2 पॉइंट खत्म। अगले पे चलते हैं तीसरे नंबर पे। इसका होता है तीसरे अलंकार पे सभी का बस ट्रिक है, एक बार बस परिभाषा को पढ़िएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत। सभी अलंकार हम आपको बस ट्रिक पे बता देते हैं, जितने भी हैं अर्थ और शब्द के जो मोस्ट हैं, जो पेपर में आते हैं, जिनसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो अगला है सर जी तीसरा नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, तो जिस पंक्ति में
जिस पंक्ति में मनु कामा जनु कामा मानो कामा मनहु, जिस पंक्ति में मनु कामा जनु कामा मानो कामा मनहु कामा जानो आदि शब्द आए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कह रहा है कि जिस पंक्ति में मनु जनु मानो मनहु जानो मानो शब्द आए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नेत्र मानो कमल है। तो यहाँ पे देखिए आपका मानो आया और यहाँ पे भी मैंने मानो आपको दिया है, तो इसलिए ये होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इसलिए आपका होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की यही पहचान है कि जिस पंक्ति में मनु जनु मानो मनहु जानो मानो आदि शब्द आए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि मुख मानो चंद्र सा है। यहाँ भी देखिए मानो आया, तो जहां भी आपको मनु जनु मानो मनहु जानो मानो आए वहां पे आप उत्प्रेक्षा अलंकार को चूज करेंगे। अगले पे चलते हैं आपका नंबर 4। नंबर 4 पे चलते हैं, जिसका है नाम अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार 4 नंबर है साथियों आपका अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पे बात आती है कि जब किसी पंक्ति में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी पंक्ति में किसी बात को बहुत चढ़ा बढ़ा कर बताया जाए, या आम भाषा में किसी बात को लोग जैसे किसी भी बात को बहुत चढ़ा बढ़ा कर बताते हैं, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसका एग्जाम्पल है, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार। कह रहा है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। कवि का कहना है साथियों कि आगे नदियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, घोड़ा कैसे उस पार जाएगा। तो कवि कहता है कि राणा अभी ये बात सोच ही रहे थे, तब तक घोड़ा, उनके घोड़े का नाम था चेतक, जो उस पार पहुंच गया। तो आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पे होगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद आता है आपका
5वां नंबर भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार इसके बाद 5वें नंबर पे भ्रांतिमान अलंकार। तो इसका बस ये है कि जहां पर भ्रम की स्थिति पैदा हो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहां पे भ्रम की स्थिति पैदा हो वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहां पे भ्रम की स्थिति पैदा, यानी कोई चीज लिखा हो या कोई वाक्य लिखा हो और वहां पे हमको भ्रम की स्थिति पैदा हो या डर की स्थिति पैदा हो या उसके बारे में हम सोच नहीं पा रहे हो, तो वहां पे आपका अलंकार होगा भ्रांतिमान अलंकार। इसका एग्जाम्पल है नाग का मोती अधर से क्रांति, अधर में क्रांति से, नाग का मोती अधर में क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ का भ्रांति से। तो इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि भ्रांतिमान अलंकार का नाम भी आ जाता है। तो नाग का मोती अधर में क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ का भ्रांति से। तो यहाँ पे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जहाँ पे अंत में लिखा भी है भ्रांति से, ये आपका हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। तो ये थे आपके मुख्य 5 अर्थ अलंकार में जो आपके इससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में व्याकरण से। तो इसके आगे दूसरा जो था शब्द अलंकार, ज्यादातर शब्द अलंकार से ही क्वेश्चन पुट अप होता है। शब्द अलंकार में जो है होते हैं 3-4, उससे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप आपको एग्जाम में पूछेगा और उसको आप अच्छी तरह से देखिएगा और बिल्कुल एक लाइन में पूरे उसको हम बताते हैं आपसे। तो दूसरा था साथियों शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में आपका चलते हैं तो इसके भी कितने भेद हैं हम आपको बताते हैं। तो पहला इसका होता है अनुप्रास अलंकार। 3 इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही 3 हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से हैं। तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो पहला है अनुप्रास अलंकार। तो कह रहा है कि जब किसी पंक्ति में कोई वर्ण बार बार आए, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी पंक्ति में कोई वर्ड बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, इतना भी दे देगा या इसके आगे भी देगा कि मनुज वेश का उजियाला। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। तो यहाँ पे देखिए म की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है। तो कह रहा है यही कि जब किसी पंक्ति में कोई वर्ड बार बार आए, शब्द नहीं आए, क्या आए, वर्ड बार बार आए, तो वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार
होता है। दूसरा है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पे देखिए चौ की पुनरावृत्ति ज्यादा बार हुई है, तो यहाँ भी आपका अनुप्रास अलंकार होगा। आते हैं दूसरे नंबर पे यमक अलंकार पे। दूसरा आपका है यमक अलंकार। तीन ही इसमें मोस्ट है और उसी तीन से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। दूसरा है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार कह रहा है कि जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द एक बार से अधिक आए वहां पर यमक अलंकार होता है। कह रहा है कि जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द एक बार से अधिक या दो बार आ जाए या तीन बार आ जाए तो वहां पे आपका यमक अलंकार होता है। इसका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है सर जी, सजना है मुझे सजना के लिए। इसका एग्जाम्पल आपका है कि सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पे देखिए दो बातें हैं, सजना और सजना। तो यहाँ पे सजना का मतलब कि हमें अपने आप को सुशोभित करना है या शोभावान करना है या सुसज्जित करना है कि अपने पति के लिए। सजना का मतलब यहाँ पति से है। एक पत्नी कह रही है कि सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पे एक ही शब्द है सजना और सजना, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यमक अलंकार। दूसरा होता है, दूसरा एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे देखिए घटा दो बार आई है, तो यहाँ पे घटा का मतलब है बादल से और यहाँ पे कहने का मतलब कम होना, और यहाँ पे है आपका उसका कि कम होना। घटा का मतलब कम होना, जैसे कोई भी चीज घट गया तो यह एक का अर्थ हो जाएगा कम होना और एक घटा का मतलब है काली घटा यानी काला बादल। तो तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे चलते हैं आपका अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उसको भी हम आपको बता देते हैं। ये तीसरा है साथियों श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? तो ये कह रहा है कि जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द के कई अर्थ हो तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द के कई अर्थ हो तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे इसका है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून
बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल है कि रहीमन पाए कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। अब यहाँ पे देखिए पानी दो, तो एक पानी का मतलब होता है एक पानी का मतलब यहाँ पे एक का मतलब हो जाएगा विनम्रता से, और दूसरे का हो जाएगा यानी उसी पानी का एक और हो जाएगा कि उसकी आभा बढ़ाने से। तो मनुष्य के संदर्भ में जब इसका मतलब है, मनुष्य के संदर्भ में इसका देखेंगे मतलब तो विनम्रता से है, इसलिए इसमें आपका श्लेष अलंकार की रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये आपके थे जो अलंकार से 8, 5 मैंने आपको अर्थालंकार में बताया, 3 मैंने आपको शब्दालंकार में बताया। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 दिन बाद एग्जाम है, इसलिए मैंने आपको ये सब चीजें आज की वीडियो में इसी में आपको शुरू से लेकर अलंकार को बता दिया। जो भी पूछेगा साथियों 100% है कि इसी में से क्वेश्चन पुट अप करेगा। तो हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की वीडियो को यहीं ब्रेक देते हैं। जय हिंद साथियों।